नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कुछ हिंदी SST और लेवल 1 के क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं लेवल 1 के क्वेश्चनों को लेने वाला हूँ जो ऑब्जेक्शन वाले हैं, जिन पर एक्सपर्ट या फिर टीचर अलग अलग आंसर बताकर विद्यार्थियों को गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग आंसर बता रहे हैं। तो आज उनकी बिल्कुल सटीक हम बात करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और इस वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि इसमें लगभग सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल पर्दाफाश करने वाला हूं, जो कि राइट आंसर है उनकी हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं लेवल 1 की अगर मैं बात करूंगा, लेवल 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ डाउटिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनकी बात करूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। आज का पहला सवाल आपके बीच में। साथियों, इस क्वेश्चन को लेकर भी विद्यार्थी गुमराह किए जा रहे हैं, दो आंसर बताए जा रहे हैं। देखिए क्या आंसर बताए जा रहे हैं। बात करते हैं, क्वेश्चन है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई। यहाँ पर शुरुआत की बात की गई है। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स और पढ़ लेते हैं इसका। राजस्थान कैनाल वाज कॉन्सीव्ड बाय कंवर सेन इन दी ईयर। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि शुरुआत कब की गई। अब इसमें 1938 तो बिल्कुल नहीं है, 1968 भी बिल्कुल नहीं है। अब इसमें विद्यार्थियों को आंसर बताया जा रहा है 1958 और 1948। अब साथियों, थोड़ा सा आपने इंग्लिश शब्द पढ़ लिया था, कॉन्सीव्ड बाय कंवर सेन इन द ईयर। वैसे इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं है, इसका राइट आंसर 1948 होगा। इसका रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए साथियों, इसका रेफरेंस आप जानिए। तो इसका रेफरेंस आप जैसे ही अच्छी ऑथेंटिक गाइड में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कॉन्सेप्ट बाय कंवर सेन इन 1948। ठीक है, आंसर यही निकल गया। द कैनाल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958। द कैनाल ऑर्गेनेट्स एट हरी के बैराज इन पंजाब एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान बॉर्डर एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। ये कहाँ तक है? ये थार डेजर्ट तक है साथियों। तो इसका राइट आंसर 1948 होगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन पे भी विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है देखिए। राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरेनापसु आख्यान काव्य कुंड लिखियो। ठीक है, कि भाई साहब ये किसने लिखा है, जो कि राम कथा पर आधारित रामायण है। इसका सही उत्तर तो खैर मेहोजी गोदारा ही होगा, लेकिन इसमें ये कह रहे हैं कि भैया रामायण जो है वो मेहोजी गोदारा ने नहीं लिखी है, अर्थात लिखने वाले का ऑप्शन में नाम ही नहीं दिया है। तो किसने लिखी थी, किसका रेफरेंस दे रहे हैं, वो दे रहे हैं साथियों हनुमंत किंकर का। किसका दे रहे हैं? हनुमंत किंकर का, जिसका यहाँ पे ऑप्शन में नाम नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा में अगर रामायण की रचना की थी वो हनुमंत किंकर ने की थी, लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर अलग से उसने कुछ लैंग्वेज दी है कि राजस्थानी में राम कथारे आधार पर, ठीक है, राम कथा पर आधारित रामायण सिरेनापसु आख्यान काव्य किसने लिखा था, या कुण लिखियो, है ना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, एक रेफरेंस देना चाहूँगा आपको, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए साथियों, रेफरेंस आप देखिए, आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रेफरेंस क्या बोल रहा है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। रेफरेंस बोल रहा है साथियों कि भारत के राजस्थान प्रांत में गुरु जाम्बोजी द्वारा बिश्नोई पंथ का किया गया प्रवर्तन। ठीक है, उनकी शिष्य परंपरा में मेहोजी गोदारा नामक बिश्नोई संत कवि हुए, जिन्होंने राजस्थानी लोक भाषा में राम कथा काव्य का प्रणयन किया। यह रचना लोग एवं समाज में मेहा रामायण के नाम से प्रसिद्ध एवं प्रचलित हुई। मेहा गोदारा का जन्म 1540 में हुआ था, जो विक्रम संवत में है। राजस्थान के बीकानेर जिले के बोजास गांव में हुआ था। इनकी एकमात्र कृति रामायण है, जिसकी रचना मेहा गोदारा ने अपनी 35 वर्ष की आयु में यानी 1575 में की थी। और मेहोजी गोदारा कृत रामायण राजस्थानी रामकथा विषयक प्रथम आख्यान काव्य है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर मेहाजी गोदारा होगा। ओके, आगे अगला जो क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हैं इस पे भी विद्यार्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्या है वो देखिए, बता देता हूं साथियों। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों ने किस पर टिक किया था कि विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम, यहीं अटक गई गाड़ी, खोज उपागम के उपयोग के लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका उत्तर जीन पियाजे किसी कीमत पे नहीं है और थॉर्नडाइक भी नहीं है।
अब साथियों दोनों ऑप्शनों को बताया जा रहा है कि भाई इसमें जेरोम ब्रूनर भी है और आर्मस्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मैं अगर बात करूंगा साथियों खोज उपागम की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय जेरोम ब्रूनर को दिया जाता है, जबकि ह्यूरिस्टिक विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग आता है। लेकिन ये खोज विधि की मैं बात करता हूँ या खोज उपागम की मैं बात करता हूँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग का भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहा था, लेकिन इन्होंने लोकप्रिय नहीं बनाया था। सर्च करोगे जेरोम ब्रूनर मिल जाएगा। ओके, अगली लाइन आपको मैं बताने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ साथियों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि भैया सही विकल्प का चयन कीजिए, कि सही विकल्प का करना है आपको क्या चयन। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी इसमें ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, खैर ठीक है। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। आगे देखेंगे अभी, ठीक है। इसमें सही का चयन करना है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। परीक्षण के अंत में, यहाँ पे अंत को पकड़िए, उसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये थोड़ी जचने वाली बात है। आगे फिर भी देखते हैं कि मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान बात कर रहा है, ये परीक्षण का उपयोग किया जाता है जिससे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, ये कह रहे हैं। भैया निर्देशन के दौरान तो नहीं किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, बाद में किया जाता है योग तो। फिर अगली बात है कि मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान, किसके दौरान भाई, निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। साथियों इसमें ये भी बात जच रही है और इसमें बी वाली भी बात जच रही है। अब देखते हैं कि बोर्ड कौन सा सही उत्तर मानता है। अगर सही नहीं मानता है तो ऑब्जेक्शन लगाने की बात इसमें आती है। ठीक है, तो इसमें ये डाउट वाला क्वेश्चन है, इसका अभी कोई भी सही उत्तर नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस पे भी थोड़ा सा डाउट है। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का क्या करता है, उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। भाई साहब, परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया जाता है। अब साथियों मैं बात करता हूँ, पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग विधि, ठीक है। दूसरा है प्रतिशत विधि, तीसरा है बिंदु विधि और चौथा है रेटिंग। ठीक है, तो इसमें तीसरा और चौथा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसमें जो है ग्रेडिंग विधि भी हो सकता है और प्रतिशत विधि भी हो सकता है। ग्रेड देकर भी यहाँ पे मापन किया जा सकता है और प्रतिशत के हिसाब से भी यहाँ पे किया जा सकता है बोलो मापन, लेकिन इसमें ज़्यादातर ग्रेडिंग विधि की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर अगर झुकाव मैं बात करता हूँ आंसर की ओर तो इसमें ग्रेडिंग विधि के माध्यम से मापन कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत बाद में बताया जाता है योग करने के बाद हालांकि, लेकिन ग्रेडिंग दे सकते हैं कि भैया ए ग्रेड के आधार पर, बी ग्रेड के आधार पर, इस तरीके से। अब आप बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है। ओके, वैसे तो बोर्ड का जो आंसर होगा वही सर्वमान्य होगा। इसमें अगर मैं बात करूं लेवल 1 का ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, थोड़ा सा इसमें भी विद्यार्थियों को थोड़ा सा किया जा रहा है गुमराह। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा। भाई साहब अनंत नहीं होगा, क्या बढ़ जाता है, ये भी नहीं होगा। शून्य की मैं बात करता हूँ और नियत की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ तो शून्य मान रहे, कुछ नियत मान रहे, हालांकि कुछ बढ़ जाता है भी मान रहे, लेकिन इसका मुझे लग रहा है जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर नियत सही है ज़्यादातर विद्यार्थियों के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब इसमें खिलाड़ियों को पूछा गया है कि भैया राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि सर्वाधिक भी नहीं पूछा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे नौकायन की मैं बात करता हूँ, तीरंदाजी की बात करता हूँ, एथलेटिक्स की बात करता हूँ, निशानेबाजी की बात करता हूँ। तो हालांकि ज़्यादातर इसका निशानेबाजी आंसर मान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश अगर इसका पढ़ेंगे, पढ़ लो। ठीक है, इन विच स्पोर्ट्स मोस्ट प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान हैव बीन होनर्ड विद दी पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, अब अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो साथियों इसका आंसर एथलेटिक्स भी मान रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये भी। देखते हैं बोर्ड इसका क्या जवाब देता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस पर भी थोड़ा सा संशय है। संशय क्या हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ, थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पढ़िए साथियों, देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मामूली सा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं
तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत किए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ साथियों उच्च प्राथमिक विद्यालय की, यहाँ पे बात की है तो ये विद्यालय 5वीं तक नहीं है, ये विद्यालय 8वीं तक है। ठीक है, अब इसमें 130 विद्यार्थियों पर ये पूछ रहा है कि कितने मास्टर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ए में 4 लिख रहा है, बी में 5 लिख रहा है और सी में 2 लिख रहा है और डी में 4 लिख रहा है। अगर मैं बात करूँ साथियों, आपने खूब पढ़ा होगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपने पढ़ा होगा 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर 30 पर एक टीचर का होना अनिवार्य है तो आप देखेंगे 120 पर 4 का होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 120 प्लस जैसे ही होंगे तो 5 टीचर हो जाएंगे, बिल्कुल मानते हैं। और 150 पर होते हैं, अगर 150 विद्यार्थी होते हैं, 150 प्लस होते हैं तो आपने देखा होगा 5 टीचर प्लस 1 एचएम की व्यवस्था की जाती है। अब ये भी कह रहे हैं कि 130 की मैं बात करता हूँ तो 4 तो टीचर होते हैं और एक पीटीआई की व्यवस्था भी होती है, तो इसका आंसर 5 भी मान रहे हैं और कुछ मेहमान ठीक है क्या मान रहे हैं 4 भी मान रहे हैं। तो देखते बोर्ड इसका फाइनल डिसीजन क्या देता है, क्या आंसर देता है, वो तो आंसर की पे पता चलेगा। ठीक है, अगली मैं बात करता हूँ। इस क्वेश्चन को लेकर भी बहुत बढ़िया ढंग से डाउट है, विद्यार्थी थोड़े से इसमें भी घूम रहा है कि सर इसका भी आंसर क्या है। तो साथियों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या निकलता है। मैंने जहाँ तक सर्च किया है वहाँ तक देख लेते। क्वेश्चन क्या है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूछा गया है कि भारत गौरव रेल जो चलाई गई है साथियों उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु, या रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना। अब इसमें डी और ए तो नहीं है इसका आंसर, अब इसमें बी और सी इसका उत्तर मान रहे हैं। फिर भी मैं बता देता हूं कि भारत गौरव जो रेल चलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य साथियों भारत की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लोगों को दिखाना, जिसमें देसी भी आ जाएंगे और विदेशी भी आ जाएंगे, रेल में घुमा के वो दिखाई जाएगी। जहाँ पे सांस्कृतिक आ जाते हैं तो साथियों उसमें महल भी आ जाते हैं, किले भी आ जाते हैं, मंदिर भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक के साथ साथ सांस्कृतिक स्थिति को भी यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो राजा महाराजाओं की बात पर ही बात ख़त्म नहीं हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसका सही उत्तर जो सटीक निकलता है वो घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। घरेलू पर्यटन में जो राज्य स्तर पर जो पर्यटन विकसित किए गए, पर्यटन स्थल विकसित किए गए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल के माध्यम से पर्यटन स्थलों को जोड़कर लोगों को दिखाने का जो है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन फिर भी देख लेते इसका रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए इसका रेफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये रेल की शुरुआत की गई थी अश्वनी वैष्णव के द्वारा, रेल मंत्री के द्वारा। ठीक है, भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है वो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है साथियों कि भारत गौरव ट्रेनें घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। भारत गौरव ट्रेन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को भारत और दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए शुरू की गई है। इस विशेष ट्रेन की घोषणा वर्ष 2021 नवंबर में भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा की गई थी। ठीक है, की गई थी। भारत गौरव ट्रेन की खास बात यह है कि टूरिस्ट सर्किट की पहचान और विकास और इस थीम पर आधारित रेलगाड़ियां चलाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की ताकत का इसमें लाभ लिया गया है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका आंसर घरेलू पर्यटन को क्या देना है, प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन साथियों, इसको भी आप देख सकते हैं, इस पे भी गुमराह किया जा रहा है कुछ विद्यार्थियों को, तो फिर भी मैं आंसर बता देता हूं कि मानहारे टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। ये किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो मैं बात करूं तो साथियों लिग्नाइट का बिल्कुल नहीं है, चूना पत्थर का नहीं है। इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बता रहे हैं। पेट्रोलियम गैस बिल्कुल नहीं है, ये प्राकृतिक गैस हैं। पेट्रोलियम के आपने देखे होंगे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, इस तरीके के वो कुएँ आपने देखे होंगे थे। लेकिन ये जो मानहारे टिब्बा जो है ये प्राकृतिक गैस का ये प्रमुख स्थल है साथियों। तो इसका राइट आंसर सी होगा। एक क्वेश्चन इसको भी बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी की सर इस पे भी डाउट है कि जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं हाइपर लिंक, एम्बेडेड, एक सब तालिका में रखा गया या लिंक्ड। अब ये दो ऑप्शन तो है नहीं है,
इसका ए और डी आंसर मान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इसका, ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, ये लेवल 1 से संबंधित क्वेश्चन थे। तो साथियों, आप इनका जो है आगे जब भी आप इसके कोई भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपके लिए सारे जो क्वेश्चन हैं के जो आंसर हैं आपको रेफरेंस बुकों से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं आगे भी। इसलिए कोई नए विद्यार्थी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, शुभ डे।